नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका अभिदय एकेडमी क्लासेस में। आज आपके बीच अब जो भी आपकी क्लासेस थी, मैथ की थी और इंग्लिश जो भी क्लासेस आपकी चली हैं, बायो की, अब आपकी फिजिक्स की क्लास चलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिजिक्स में एक सेकेंड। हाँ, फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में कल हम लोगों ने, आपने देखा, पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कौन सा? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम लोगों का सारे डेरिवेशन जो भी थे, सारी चीज़ें, कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी की है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो उस पर संडे को आपको टेस्ट होगा, आपको बताया गया था। आफ्टर दैट टेस्ट होने के बाद आपको हो सकता है कल भी कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। अदरवाइज जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो बीच में किसी दिन आपको एक फार्मूले का मटेरियल में भी दिया जाएगा, यहाँ समझा दिया जाएगा आपको। उसमें आपका फार्मूले रहेंगे, कौन कौन से फार्मूले यूज़फुल है, और एक बार न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी संडे को आपका टेस्ट रहेगा, जितनी चीज़ें पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड रहेगा, जैसे बोर्ड के एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। फिजिक्स क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर। क्या नाम है उसका? क्या नाम है बच्चों? आप लोग पता है, विद्युत विभव तथा संधारिता। ठीक है, विद्युत विभव तथा संधारित्र या संधारिता, उसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है, पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट हो गया है, बेसिक चीजें, इंट्रोडक्शन आज डिस्कस करेंगे, एक दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है, बारी बारी से इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखा जाए यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सारी चीजें हैं। फर्स्ट आपका दिया हुआ देखिए, स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। इंट्रोडक्शन में होता क्या है, जो जो टॉपिक पढ़ना है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है आपका स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत की मतलब क्या? अभी हम लोग जो स्थिर वैद्युत के लिए पढ़ रहे हैं, पहला अध्याय जो है किसके लिए? स्थिर वैद्युत के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी इसमें क्या है, जो आवेश हमारा स्थिर है, मूव नहीं कर रहा है, उसी को हम लोग स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड क्या है, दूसरा टॉपिक क्या रहेगा हमारा? दूसरा टॉपिक रहेगा स्थिर वैद्युत की विभव, पोटेंशियल के बारे में यहाँ भी पढ़ेंगे, विभव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव होता है, कि वैद्युत द्विध्रुव जो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, उसके कारण विभव क्या मान होगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका और ये आपका, इससे जरूर दो दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं आपके। फिर क्या है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की पूरे सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। आफ्टर दैट परावैद्युत एवं ध्रुवण, यानी पोलराइजेशन एंड डाइइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एक टॉपिक है छोटा सा। ठीक है, उसके बाद संधारित्र एवं धारिता, संधारित्र का संयोजन एवं ऊर्जा, संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर बोलते हैं हम लोग। कैपेसिटर के बारे में, उसकी कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, संयोजन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसकी एनर्जी क्या होती है। ठीक है, इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, 7 टॉपिक। इसके बाद एक डेनमार्क का ग्राफ करके आता है, वो हम लोगों ने पढ़ना है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपके एनसीईआरटी सिलेबस से निकल चुका है। तो ये इतनी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, इसी को हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखिए क्या है कि इस वाले पोर्शन से आपका न्यूमेरिकल आता है, इससे न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा आते हैं। ठीक है, थ्योरी कम आता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। इन दोनों से थ्योरी आता है समविभव पृष्ठ के बारे में समझाने के लिए, और इसको सूत्र स्थापित करने के लिए आता है। तो ये इसमें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं। ये भी इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपको सिलेबस में बताया गया, तो उसमें बताया गया था किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को बेटा पढ़ना है, ये बेसिक टॉपिक है। अब इसको बारी बारी से हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में टॉपिक इसको खत्म कर देंगे। बहुत जल्दी हम लोगों को ये चैप्टर खत्म करना है, क्योंकि अभी और भी चैप्टर बचे हुए हैं। तो चलिए आइए, देर किए बिना हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहले एक बेसिक चीज जान जाइए, इंट्रोडक्शन में संरक्षी बल क्या होता है। संरक्षी बल, संरक्षी बल क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, नहीं दिखाई देगा ये ब्लैक, कंजर्वेटिव फोर्स, इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संरक्षी बल बोलते हैं। संरक्षी बल होता क्या है, ये बेसिक चीजें हैं। देखिए
सेकंड चैप्टर पढ़ना है तो हमें फर्स्ट चैप्टर जो है अच्छे से तैयार रहना चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप एक बार नोट से सारी चीज रिवाइज भी कर सकते हैं क्योंकि आज से सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट है। तो संरक्षी बल होता क्या है, जिसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ये होता क्या, देखिए कोई भी बल जो कि पाथ मुक्त होता है, क्या होता है, पाथ मुक्त होता है। इसकी मैं थ्योरी लिख दे रहा हूं, उसके बाद समझिए। वह बल जो पाथ से मुक्त होता है, कॉमा, अर्थात वह वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर क्या करता है, निर्भर करता है। निर्भर करता है यानी कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षी बल क्या होता है, वह बल जो पाथ से मुक्त होता है, अर्थात वह वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, यह आपका अतिलघु या बहुविकल्पी में इस तरह क्वेश्चन पूछा, संरक्षी बल होता क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है क्या है। तो कौन सा फोर्स होता है, यह क्या होता है, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। पाथ यानी इसको इंग्लिश में पथ होगा, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। इंग्लिश में क्या होता है, पाथ होता है, इसको हम लोग जो पथ से मुक्त होता है, यानी रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। क्या करता है, वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। वह बल क्या होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, अब देखिए इसके बारे में समझते हैं। होता क्या है, मान लेते हैं इस तरीके से हमारा कोई जगह है, यहां पर एक बॉक्स इस तरीके से यहां रखा हुआ है, एक बॉक्स यहां रखा है। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या, इसको अगर हम चाहें डायरेक्टली ऊपर ले जाएं, यहां पर इस तरीके से इसको हम लोग डायरेक्टली भी ऊपर ले जा सकते हैं। अगर इस तरीके से ऊपर ले जाए तो यहां ले जाने में कुछ कार्य होगा, कार्य उसमें क्या होगा, अब देखिए ये क्या है, ये नीचे की तरफ एक इस पे भार लगेगा mg, लेकिन इसको ऊपर उठाएंगे तो बल लगेगा, यानी ऊपर ले जाने के लिए बल लगेगा, और ऊपर ले जाने के लिए बल इसके विरुद्ध करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या होगा, जब ऊपर ले जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल विरुद्ध कार्य हो गया, वही इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। यानी यहाँ पर क्या, इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mgh हो गई एक प्रकार से। ठीक, उसी तरीके से इसको हम लोग चाहे मान लेते हैं इस तरीके से घुमा घुमा के यहाँ पर लाकर इस तरीके से रख दिए। ठीक, दोनों की हाइट सेम है तो क्या होगा, इसका भी भाई mgh ही होगा। यानी अगर हम लोग देखें तो जो बल लग रहा है इस पर, क्या करें भाई, इसको ले जाएंगे ऊपर बल लगेगा, इस तरीके से भी ले जाएंगे तो भी बल लगेगा, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है दोनों पे क्या है, दोनों पे समान है, लेकिन क्या है, किस पे है, पाथ मुक्त होता है, यानी उसके पाथ पे निर्भर नहीं करता है। ऐसे ले गए तो भी वही है, इस तरीके से घुमा के ले गए तो भी वही है। यानी क्या किया कि ये नहीं है कि सीधे ले गए तो उसका अलग होगा, घुमा टरा के ले गए तो अलग होगा, यानी ये पाथ से मुक्त होता है। ये होता है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल होता है आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, स्थिर वैद्युतिकी बल। स्थिर स्थिर वैद्युतिकी बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इसको कैसे समझेंगे, इसको देखिए समझते हैं। यहाँ पर इसका क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पर एक, जैसे मान लीजिए ये धनावेश रखा हुआ है, ठीक, ये धनावेश एक यहाँ रखा हुआ है, एक मान लेते हैं यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, ये मान लिए Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसको दो तरीका है,
डायरेक्टली लाएंगे तो भी क्या लगेगा, इस पे एक बल लगेगा Q1 Q2 अपान इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर मान लेते हैं दो, कई रास्ते हैं, इसको एक सीधे ला सकते हैं, यहां से इस तरीके से घुमा के भी यहां ला सकते हैं कि, लेकिन अब क्या होगा, बल दोनों पे क्या लगेगा, इसको यहां पर लाएंगे, ये पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा, ढकेलेगा उस दिशा में, लेकिन यहां से लाने के इसको एक बल लगाना पड़ेगा, यानी एक प्रकार से दोनों के बीच में एक बल लगेगा, या इसको पास लाएंगे तो एक बल लगाएगा तभी इसके पास आएगा, जो कि इसके विरुद्ध बल होगा। तो जब हम लाएंगे इसके पास तो जो बल का मान होगा तो समान होगा, लेकिन क्या है, एक बार इस रास्ते से लाए, एक बार इस रास्ते से लाए, लेकिन तो यहाँ हो क्या रहा है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका मान कितना होता है, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे भी वही है, इसको चाहे हम लोग इधर से लाएं चाहे घुमा टरा के लाएं, मान क्या होगा, बल समान रहेगा, यानी क्या हो गया, यह हमारा, यह भी क्या है, संरक्षी बल है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स है। यही होता है आपका कंजर्वेटिव फोर्स, जो क्या होता है, पथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पथ से मुक्त होता है, अर्थात वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। क्लियर है, एग्जाम्पल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मैं सेव कर दे रहा हूं, बाकी देख लीजिए आप लोग, ये छोटा सा एक डेफिनेशन था, बेसिक चीजें थी, इसको मैंने समझा दिया, संरक्षी बल या कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युतिकी बल हो गया आपका। चलिए देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्या है, संरक्षी बल। हाँ, अब एक चीज और देखिए, संरक्षी बल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्थिर वैद्युतिकी बल पढ़ा, क्या पढ़ा, स्थिर वैद्युतिकी बल। उसका काम क्या था, जैसे समझा दे रहा हूं, एक धन आवेश यहां था, एक धन आवेश यहां था, ठीक, मैंने क्या बताया, Q1 Q2 है, इसको यहां पर लाएं तो भी इस तरीके से भी और इस तरीके से घुमाकर रख लाएं, लेकिन क्या है, पथ पे डिपेंड नहीं करता, दोनों के बीच बल का मान समान होगा। क्लियर है। अब देखिए, जब बल लगा रहे हैं, इसको यहां से यहां ला रहे हैं, तो होगा क्या, इसको इधर लाएंगे, ये भी धन आवेश, दोनों धन आवेश एक दूसरे को भगाएंगे, ये इसको भगाएगा, लेकिन क्या करेंगे, हमें इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसके विरुद्ध एक बल लगा रहे हैं तभी आ रहा है, बल आ रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो क्या होगा, कार्य होगा, जो कार्य करेंगे हम लोग वही इसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कार्य, स्थितिज ऊर्जा, धीरे धीरे सारी चीज क्लियर हो जाएंगी आपको, कि जो हम कार्य करते हैं, इसको यहां से लाने में एक बल इधर इस पे लगाएगा, लेकिन इस बल के विरुद्ध हम लोग कार्य करेंगे, यहां पर लाएंगे तो जो हम लोग कार्य करेंगे वही इसमें, भाई कार्य करेंगे, कार्य के लिए क्या होता है, एनर्जी चाहिए होता है कि नहीं, या कार्य करेंगे, हमारे पास ऊर्जा रहेगा तभी करेंगे, और जितना कार्य करेंगे, कहा जाता है ना, जितना मेहनत करेंगे उतना बलवान बनेंगे, तो जितना हम कार्य करेंगे उतना क्या होगा, वही हमारा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, स्थिर वैद्युतिकी स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है, यानी स्थिर वैद्युतिकी बल के बारे में जान गए कि कौन सा बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है। अब हमारा जो है भाई कार्य, कोई कार्य होगा इसको इधर से लाने में, तो जो कार्य होगा वही इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हमें अब पढ़ना है क्या, स्थिर वैद्युतिकी स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है, चलिए अब पढ़ते हैं क्या होती है स्थिर वैद्युतिकी स्थितिज ऊर्जा। देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहले परिभाषा, किसी बिंदु आवेश को, अब जैसे वहां पे मान लीजिए दो आवेश था, ठीक, अब परिभाषा क्या होगा, किसी बिंदु आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये आपका एग्जैक्ट परिभाषा हो गया, डिफिनेशन हो गया। ठीक है, यानी क्या करेंगे, बिंदु आवेश के लिए हम लोग बात करेंगे क्या, किसी बिंदु आवेश को अनंत, किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य उसमें
उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है या स्टोर हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया, किसी बिंदु आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया जो कार्य होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही हमारा क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। इसीलिए हम लोग बिंदु आवेश की बात किए हैं, यानी उसको एक अनंत से किसी एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य हो गया वही हमारा स्थितिज रूप में संचित हो गया। ये आपकी हो गई परिभाषा। अच्छा, अब हम लोग प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, कैसे स्टोर होता है, लाने में कैसे कार्य किया जाता है और कैसे उसमें उसका मान कितना आता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम मानते क्या है, मान लीजिए इस तरीके से डायग्राम एक बना लेते हैं। पहले एक हमारा ये डायग्राम हो गया, ठीक है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहां से मान लेते हैं ये, इसका मान लेते हैं ये इधर कहीं, ये विद्युत क्षेत्र का ये विद्युत क्षेत्र है और इसके मूल बिंदु पर एक आपका क्या है, धन आवेश रखा हुआ है यहाँ पर ये। ठीक है, ये क्या है, एक धन आवेश रखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के अंदर ये धन आवेश है, इसकी वजह से इसका वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई एक पॉइंट P है। ठीक, इस P की जो यहाँ से दूरी है, कहाँ से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु से जो दूरी है वो क्या है, मान लेते हैं x है, मान लिए x है। ठीक है, ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। अब क्या है, एक दूसरा बिंदु आवेश क्या है, मान लेते हैं Q0 है, Q0 है। इसको हम क्या करेंगे, इसी को क्या है, ये अनंत पे है, कहाँ है, ये कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इसी को हम लोग लाएंगे कहाँ, बिंदु P तक, यानी इसी Q0 को, ठीक, हम बिंदु P तक लाएंगे। यानी हमारा धन आवेशित जो हमारा चार्ज है, ये क्या है, Q0 धन आवेशित चार्ज है। इसको हम लोग क्या प्रैक्टिकल चार्ज भी बोलते हैं या इसका ये धन आवेशित ही लेते हैं, परीक्षण आवेश जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, लाएंगे। ठीक, तो मान लेते हैं इसे काफी दूर पर है, तो अनंत मतलब बहुत दूर हो गया, तो आसानी से कुछ दूर तक लाएंगे। जैसे जैसे ये इसके नजदीक आएगा वैसे इसका विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर। अब भाई ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो जब इसके क्षेत्र में आने की कोशिश करेगा तो इसको ढकेलने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, बाहर भगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि धन आवेश है, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, वो दूर भगाएगा। लेकिन अगर हमको इस बिंदु P तक लाना है जो कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा। यानी ये एक फोर्स लगा रहा है, इसके फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लगा के, मतलब जैसे नहीं होता है कोई आ रहा है, हमें किसी घर में जाना है और कोई हमें बाहर ढकेल रहा है, तो हमें अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हमें धक्का देकर ढकेल कर तब अंदर जाना पड़ेगा। यानी उसने हमारे ऊपर बल लगाया, मैंने उसके विपरीत दिशा में बल लगाया। तो जब हम बल लगाएंगे तो बल के साथ क्या होगा भाई, मान लीजिए यहाँ तक आए, बल लगना चालू हो गया, तो बिंदु P तक लाना है, तो ये कुछ है यहाँ तक, इसका बिंदु आवेश और मतलब मान लीजिए और दूर तक हो सकता है वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव। तो जब लाएंगे तो उसमें बल लगाएगा, बल लगेगा तो कुछ भाई बल भी लग रहा है, कुछ अंदर हम जा भी रहे हैं, यानी बल भी हो रहा है, विस्थापन भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो जब बल होगा विस्थापन में तो वहां कार्य होगा, होगा कि नहीं होगा, कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। यानी हम बल भी लगा रहे हैं, कुछ दूर चल भी रहे हैं, यानी हम कार्य कर रहे हैं। तो इसी बिंदु आवेश को बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य होता है या कार्य जो किया जाता है वही इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने समझाया तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यही होता है स्थितिज ऊर्जा, जो हम लोग परिभाषा पढ़ लेते हैं, रट लिए, याद कर लिए कि अनंत से किसी बिंदु को आवेश को लाने में वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो किया गया कार्य होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। होता कैसे है, किस तरीके से होते हैं, ये जान लीजिए आप कि हम किस तरीके से ला रहे हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे कार्य समझ में आ रहा है, सारी चीजें ये डायग्राम आपके दिमाग में ये बैठ जाएगी, क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको समझ लीजिए, उसके बाद इसके बारे में इसका डेरिवेशन हम करेंगे, कैसे फार्मूला का मान क्या आता है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, माना बिंदु आवेश Q0 को एक समान वेग, ठीक, माना बिंदु आवेश Q0 को एक समान वेग से अनंत से
पी बिंदु क्या है, विद्युत क्षेत्र के अंदर है, पी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या है, किया गया कार्य क्या है, W है। ठीक, किया गया कार्य क्या है, W है। तो W इक्वल टू क्या होगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी F डॉट dx। ये मान लीजिए, या इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, मान लेते हैं हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट, ये चीज, ये समझ में आया आप लोगों को। बल विस्थापन इंटीग्रेशन मतलब dx, यानी मान लेते हैं क्या, छोटे दूरी चलने के लिए मान लीजिए यहां से यहां dx चला, यहां से यहां dx चला, और क्या लगा, एक बल लगा। ठीक, तो वो बल इंटू dx हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो उसका कार्य होगा। इंटीग्रेट कर दिया मतलब यहां से यहां तक लाने में इंटीग्रेशन, फलन कर समाकलन कर देंगे, यानी कहां से कहां, इन्फिनेटिव से x तक, इन्फिनेटिव से x तक, यहां से यहां डिस्टेंस x है, यानी इन्फिनेटिव से ला रहा है, x तक आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, हमारा कार्य हो जाएगा। ये चीज है, इसको मैं सेव कर दे रहा हूं, फिर इसके आगे मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो यही होता है स्थिति ऊर्जा कैसे समझना है आपको, पहले बेसिक चीज समझ लीजिए। इस पे कभी कभी दे देता है कि डेरिवेशन करने के लिए या सूत्र स्थापित करने के लिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं फिर से क्लीन कर दे रहा हूं। ठीक, अब मैं फिर से डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम कुछ इस तरह बनाऊंगा अब यहाँ पर ये। ठीक है, ये y हो गया, एक्स एक्सिस में, यहाँ से मान लेते हैं ये बिंदु P है। ठीक, यहाँ पर एक धन आवेश, इसको हटा देते हैं हम, थोड़ा कलरफुल रहता है तो अच्छा लगता है ना, समझ में आती है चीज़ें अच्छे से, इसीलिए तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। ये धन आवेश रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x है। ये मूल बिंदु पर धन आवेश लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका वैद्युत क्षेत्र होगा कहाँ तक, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, यहाँ तक इसका वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव है। ठीक, अब क्या है, एक यहाँ पर Q0 धन आवेश। ठीक, इसको यहाँ तक लाना है। ठीक, यही हमने देखा, यही हमने पढ़ा। अब मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं dx दूरी हमने लाया, dx मतलब क्या, बहुत छोटी दूरी विस्थापित हुआ। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान देना है कि भाई इस पे क्या हो रहा है। अब देखिए, दो बल लगेंगे यहाँ पर, एक बल ये इस पे लगाएगा, एक बल यह इस पे लगाएगा, लगाएगा कि नहीं, लेकिन दोनों का मान बराबर होगा, वो ठीक है। लेकिन हमें क्या है, पहले देखना है। मान लेते हैं क्या है, अब ये अंदर आ रहा है। ठीक है, ये इस पे एक बल लगा रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं कौन सा बल लगा रहा है, इसको मान लेते हैं F एक्सटर्नल बोल दिए। वो कौन लगा रहा है, Q0 लगा रहा है। ठीक, दूसरा ये भी तो लगाएगा भाई, इसका विद्युत क्षेत्र है, इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर लगाएंगे तो ये भी लगाएगा। ये कौन सा बल लगाएगा, इसका जो बल का मान होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं F इंटरनल मान लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक मान लो, ये LS बोल दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ये दो बल हो गए, समझ में आया कि नहीं। है यानी ये Q0 है, इसको इधर ला रहे हैं तो ये इस पे एक बल लगा रहा है, लेकिन ये कौन सा बल लगा रहा है, F एक्सटर्नल लगा रहा है अंदर जाने के लिए, लेकिन ये बाहर ढकेलने के लिए कौन सा लगा रहा है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, स्थिर वैद्युतिकी बल लगा रहा है ये। ठीक है, ये दो बल हो जाएंगे। अब देखिए होगा क्या कि अब यहाँ पर जो हम लोग कार्य का मान लिखेंगे W इक्वल टू, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन F एक्सटर्नल इंटू dx। ये समझ में आया, ये आपका क्या होगा, कार्य का मान होगा। या मान लेते हैं पहले इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि क्या किया, F एक्सटर्नल ये फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना dx, यानी इतना बल लगा, विस्थापन इतना हुआ, तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य भी मान लेते हैं छोटा कार्य हुआ, यानी छोटा बल लगा, या मान लीजिए F एक्सटर्नल एक बल लगा। ठीक, छोटा सा विस्थापन हुआ, छोटा सा कार्य हुआ, कितना कार्य हो गया, मान लेते हैं dw आपका कार्य हो गया। ठीक, dw आपका कार्य हो गया, और इस पे बल F एक्सटर्नल हो गया। ठीक, और विस्थापन क्या है, dx हो गया। ठीक, ये छोटे पार्ट के लिए आ गया। पूरा W निकालना पड़ेगा, कितना कार्य होगा, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, कहां से कहां, इन्फिनेटिव से बेटा कहां तक, x तक। ये क्लियर है, यानी छोटे से विस्थापन के लिए छोटा कार्य हुआ, dw मान लिया,
पूरा कार्य निकालना है यहां से P बिंदु तक आने में, W इक्वल टू इन्फिनिटी से x तक, इसका समाकलन हम लोग कर देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा dw। अब यहाँ पे सीधे हम लोग dw का मान क्या था, इन्फिनिटी से x तक, dw का मान क्या था, f एक्सटर्नल इंटू x। ये समझ में आया? ये तरीका होना चाहिए आपका, एग्जाम में भी लिखिएगा डायग्राम बना के इस तरीके से इसको लिखिएगा। मैं बोल रहा हूं कि पूरे में से पूरा नंबर मिलेगा आपको, हो सकता है राइटिंग में आधा नंबर काट लें, लेकिन कभी एग्जामिनर काट नहीं सकता है, पूरा का पूरा नंबर आपको देगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए एक चीज और, चूंकि एफ एक्सटर्नल जो होगा वो क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, कितना मान होता है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे, माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या ये होगा? बिल्कुल होगा। इस पे ये बल लगा रहा है, इस पे ये बल लगा रहा है, दोनों बराबर लगे, क्या विपरीत दिशा में है। किसमें है? विपरीत दिशा में है। तो हम यहां पर क्या, W इक्वल टू इन्फिनिटी से x तक माइनस ऑफ एफ ई एल एस डी एक्स बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब क्या करेंगे, अब मान रखेंगे, रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मान रखने के बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या फार्मूला आता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर सीधे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इलेक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान क्या हो जाएगा, एफ ई एल एस का मान क्या हो जाएगा, के क्यू, मान लेते हैं ये क्या था, क्यू था और ये क्यू नॉट है, यहाँ क्यू मान लेते हैं, के क्यू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर। यही होता है फार्मूले का मान? बिल्कुल होता है। यही यहाँ पर हम लोग रख देंगे इन्फिनिटी से एक्स तक, माइनस मान लेते बाहर रख देते हैं, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। आया समझ में? यहां तक क्लियर है? अब देखिए क्या करते हैं, जब यहां तक समझ में आ गया तो और भी समझ में आ जाएगा सारी चीजें। अब देखिए मान लेते हैं यहां पर मैं इसको कर दे रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, के क्यू सब बाहर आ जाएगा, ये dx है तो x बचेगा अंदर, यानी जो मान आ जाएगा W बाहर रहते क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू नॉट बाहर आ गया माइनस के साथ, इंटीग्रेशन में क्या हो गया, इन्फिनिटी से x तक dx बाई एक्स स्क्वायर। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है आप लोग जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, एन एक्स के पावर n प्लस वन अपॉन में n+1, ये फार्मूला आता है, यानी x के पावर n+1, यानी x की पावर अगर ऊपर जाएगा तो -2 रहेगा। तो क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे मैं इसी करके इसको रफ कर दे रहा हूँ, x के पावर -2, x के पावर -2 dx का जो इंटीग्रेशन होता है क्या आएगा, x के पावर n+1 -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी क्या आ जाएगा, x के पावर -1 बटे -2 + 1 -1, यानी -1 बाई एक्स आ जाएगा। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, क्या आ जाएगा, -1 बाई एक्स आ जाएगा, -1 बाई एक्स आ जाएगा। तो -1 बाई एक्स का मान क्या हम लोग यहां रख देंगे। अब यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट, और ये कहां से कहां हो जाएगा, -1 बाई एक्स आएगा तो माइनस को बाहर लेते आएंगे, यहां लिख देता हूं नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, 1 बाई एक्स इन्फिनिटी टू एक्स तक। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या है बाहर, प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट, और देखिए ब्रैकेट के अंदर अब क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया, लगभग 0 बराबर हो गया। तो आपका सीधे क्या फार्मूला आ गया, फार्मूला क्या आ जाएगा सीधे, W इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई एक्स हो गया, ये Q1 Q2 मान लीजिए, Q Q नॉट मान लीजिए बाई एक्स हो गया। ये समझ में आया आप लोग कैसे आया? तो यानी पहले आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए, डायग्राम आपका क्लियर है कैसे होगा। एक लिटिल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने वर्क मान लिया, DW हो गया, इंटीग्रेट कर दिया उसको, समाकलन किया उसका, इस तरीके से समाकलन किया, और ये इस तरीके से इसको मैंने फार्मूला लगाया, W इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स।
क्लियर है यहाँ तक? इसको देख लीजिए, सेव कर दे रहा हूं, फिर मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। पहले इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए सेव हो गया, इसको मैं अब क्लीन कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा W का मान कितना आ गया, W इक्वल टू Q नॉट बाई एक्स आ गया। यही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें संचित हो जाता है। यही कार्य आपका क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यानी U का मान क्या आ गया, Q नॉट बाई एक्स। मैंने बताया ना, जो कार्य हम लोग करेंगे वह इसमें क्या होगा, संचित ऊर्जा के रूप, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? देखिए, अच्छा फॉर एग्जांपल जैसे समझ लीजिए कि मैं बताऊं, अगर मान लेते हैं कि पहले ये देख लीजिए कि जो कार्य हुआ इस रूप में संचित हो गया और इसका ये मान आ गया। ठीक है, दूसरी चीज एक बता देता हूं आप लोगों को, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, बेसिक चीजें अभी मैंने बताया ना कि कार्य किया गया वही इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। इसको एक छोटी सी एग्जांपल से और मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है, ये फार्मूला किस तरीके से है ये आप लोग देख लीजिएगा। मान लेते हैं प्लस है, ये भी धन आवेश, ये भी धन आवेश है। इस धन आवेश को मैं इधर ला रहा हूं, तो भाई इसके इधर ला रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, इसके खिलाफ मैं हूं। धन आवेश ये वाला क्या करेगा, इसको ढकेलेगा, लेकिन इसके मैं खिलाफ कार्य कर रहा हूं। तो इसके खिलाफ कार्य कर रहा हूं तो यानी क्या करूंगा, हमें बल लगाऊंगा, बल लगाएंगे तो कार्य भी करना पड़ेगा, वही इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ क्या होगा, आपका बल ज्यादा होगा, यानी कार्य आपको ज्यादा करना पड़ेगा, यानी आपका क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इंक्रीज करेगी, यानी इसमें क्या होगा, ज्यादा स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। दूसरी चीज, कभी कभी इस पे क्वेश्चन भी आता है डायग्राम बना के, किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कम है, डे नीट के एग्जाम में। ये धन आवेश है, मान लेते हैं यहाँ क्या है, ऋण आवेश है। अब माना इसको इधर ला रहे हैं, इसको इधर ला रहे हैं, तो इसमें क्या होगा भाई, ये धन आवेश से पहले से इसको अट्रैक्ट करेगा और उस पर हम लोग इधर आएंगे, तो यानी इसके काम को आसान कर दिया। ये तो पहले उसको खींच रहा है और फिर हम इसको इधर भी ले जाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या होगा भाई, बहुत कम कार्य करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्या है, घर में मम्मी है, मम्मी क्या करेंगे, हमको बुला रही हैं, ठीक, मम्मी बुला रही है, हम जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री रहेंगे, कम कार्य करना पड़ेगा। वही मान लीजिए दिक्कत से पापा बुलाने लगे हैं, गाँव घर में क्या होता है, मान लो पापा ड्यूटी जाए, गुस्सा में पापा बुलाने लगे, तो पापा हैं हम हैं, तो भाई हम जाएंगे तो पापा सीधे गुस्साए हुए आए, मारने की तलाश में रहेंगे, कुछ गड़बड़ किया है इसको मारेंगे, गलती हमेशा खोजते रहते हैं। तो हम लोग पहुंचेंगे वहां, क्या होगा, डर लगेगा अंदर से, यानी वहां हमारा क्या होगा, डर लगेगा, यानी हमें एक प्रकार से ज्यादा हिम्मत, अंदर से हमारा हिम्मत बनाना होगा कि हाँ हिम्मत बनाएंगे तब पापा के पास जाएं, आज तो जान रहे पिटाई होने वाली है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारी ऊर्जा हमको ज्यादा होगी, यानी स्थिति ऊर्जा हमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, स्थिति ऊर्जा हमारी ज्यादा होगी वहां पे। तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा स्थिति ऊर्जा कम हो जाएगा, भाई कम कार्य कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं वही इसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जा रही है। मान लेते हैं यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसमें भी यही होगा, माइनस वाला प्लस को खींचेगा, यानी यहाँ भी क्या होगा, ये होगा। मान लेते हैं ये माइनस है और ये भी माइनस है, तब तो भाई मामला गड़बड़ा जाएगा, तब मामला गड़बड़ा जाएगा। तब क्या करना पड़ेगा, हमारा ये स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए क्या होता है, मान लेते हैं कि ये धन आवेश यहाँ रखा है, ये धन आवेश यहाँ है, अभी तो चलो पास ला रहे थे तब तो ठीक था, अब इसको दूर ले जाने लगे, अब दूर ले जा रहा हूं मैं, तो भाई दूर ले जाऊंगा तो क्या होगा, दूर ले जा रहा हूं तो इसके काम को और, ये तो पहले से ढकेल रहा है, वैसे भी मैं दूर चला जा रहा हूं इससे, यानी दूर जाऊंगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे स्थिति ऊर्जा क्या होगी, यानी हमें कम कार्य करना पड़ेगा, तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी, यहाँ घटेगी, रिड्यूस करेगी। तो ये तरीका होता है चीजों को समझने का, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ देता है, कभी कभार पूछा गया, लेकिन जेईई नीट की अगर अच्छी तैयारी कर रहे होंगे या वहाँ पे, तो उसके एग्जाम में आप लोग बैठेंगे तो बेसिक चीजें ऐसे सीखते हुए चलिए, समझ लीजिए कि आपका फाउंडेशन ही क्लास चल रहा है। इंटर लेवल के साथ साथ कुछ चीजें ऐसे सीखते रहिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट बिना पढ़े हुए भी देने जाए तो आपके नाक न कटे, मतलब ये रहे कि हाँ कुछ ना कुछ नंबर लेकर ला सकते हैं और बढ़िया नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी, तो इसको मैंने इसी तरीके से डायग्राम में समझाया, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको भी मैं सेव कर दे रहा हूं ताकि आप लोग कभी रिवीजन के समय इसको पलट के देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा।
किस तरीके से हमको डेरिवेशन करना है, क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से हमको डिराइव करना है, फॉर्मूला निकालना है। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको मैं सेव हो गया, क्लोज कर दे रहा हूं। स्थिर वैद्युत की विभव, ये क्या होता है? देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा। अब क्या पढ़ेंगे? विभव के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी स्थिर वैद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। अच्छा, मैं आपको जो डेरिवेशन करा रहा हूं उस पर क्वेश्चन कराऊंगा तब, लेकिन आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कि जैसे स्थितिज ऊर्जा का अभी मैंने बताया, वहां पे आपको यूनिट नहीं बताया क्या होगा। तो यूनिट यानी क्या है? कार्य के बराबर है। कार्य का क्या होगा? जूल होगा। तो स्थितिज ऊर्जा का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ये कुछ चीजें आप देखते रहिएगा, बाकी जब क्वेश्चन कराएंगे तो उस पर सारा मात्रा उतरा क्या मात्रक होगा, इसका सारी चीजें आपको बताई जाएंगी वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करा दे। बाकी बेसिक चीजें हैं, आपको पता होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये होता क्या है? विभव क्या होता है? तो विभव हमारा जो होता है, अभी जो हमने पढ़ा कि अनंत से किसी बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा रूप में संचित हो जाता है। यहाँ क्या है? बस माइनर डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ क्या हो जाएगा? अनंत से किसी बिंदु आवेश को या अनंत से किसी एकांक बिंदु आवेश को, यहाँ क्या होगा? अनंत से किसी एकांक बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है? वैद्युत विभव कहलाता है। क्या होता है? वैद्युत विभव कहलाता है। या मान लेते हैं कि जैसे 10 जूल 10 कूलाम का आवेश है, इसको लाने में कितना कार्य हो रहा है? मान लेते हैं कि 20 जूल का कार्य होगा। 10 कूलाम आवेश को लाने में 20 जूल का कार्य हुआ। तो अगर पूछेगा इसमें कि इसका विभव कितना होगा, यानी विभव कितना होगा, तो विभव क्या होता है कि एकांक धन आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है। एकांक मीन्स क्या हो गया? एकांक धन आवेश यानी उसका 1 कूलाम आवेश, एक प्रकार समझ लीजिए। तो 10 की जगह 1 कूलाम निकालना रहेगा, तो 1 कूलाम का क्या हो जाएगा? 20/10, यानी क्या आ गया? यहाँ पर 2 जूल आ गया। क्या आ गया? 2 जूल आ गया। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या हो गया? यहाँ पर हमारा क्या बन जा रहा है? इसको इस तरीके से देखिए, इसको काट के मान ये मैं 2 जूल कर दे रहा हूँ, 10 कर दिया। ठीक, यानी क्या आ जाएगा? आपका 2 जूल आ जाएगा। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर क्या है? क्या है यहाँ पर? यही हमारा क्या हो जाएगा कि किसी एकांक बिंदु आवेश को अनंत से लाने में विद्युत क्षेत्र जो किया गया कार्य होता है उसमें क्या होता है? वो कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। यानी 20 क्या था आपका? ये जूल था, यानी ऊपर वर्ग था, नीचे क्या आ गया? आपका 10 कूलाम आवेश आ गया, यानी नीचे क्या आ गया? आपका आवेश आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका क्या हो जाएगा? इसको V से डिनोट करते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा, वैद्युत विभव हो जाएगा। यानी आपका जो फॉर्मूला बनता है V = वैद्युत विभव, V = W/Q। यानी अनंत से किसी एकांक बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य जो होता है, Q की वैल्यू अगर 1 रख दें हम, यानी एकांक धन आवेश हो गया, एकांक धन आवेश लाने में जो किया गया कार्य हो जाए, Q की वैल्यू 1 रख दे तो V = W हो जाएगा। यानी V क्या हो जाएगा? एकांक धन आवेश को अनंत से लाने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या होता है? वैद्युत विभव कहलाता है। यानी इसकी परिभाषा में लिख दे रहा हूं, इसको समझ लीजिए आप लोग। एकांक परीक्षण आवेश लिख दे रहा हूं। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, आगे आप लोग लिख दीजिए, किया गया कार्य स्थिर वैद्युत की विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत की विभव कहलाता है। यानी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य क्या होता है? स्थिर वैद्युत की विभव। यानी इसको विभव बोलते हैं पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसका मान जो होता है क्या होता है? वोल्ट होता है। यूनिट क्या होता है इसका?
वोल्ट होता है, इसको वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। या और एक क्या हो जाएगा, या जूल पर कूलाम, ये इसका यूनिट हो जाएगा। इसका जो सही यूनिट क्या होता है मैन, वोल्ट होता है, या जूल पर कूलाम, कार्य का जूल हो गया और आवेश का, चार्ज का क्या हो गया, कूलाम हो गया, यानी जूल पर कूलाम। ये आपका क्या हो गया, स्थिर वैद्युत विभव हो गया। इसको मैं सेव कर दे रहा हूं, देख लीजिएगा इसको। बाकी फिर मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज आपका टाइम हो चुका है बेटा, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं वैद्युत विभव। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव के बाद आपका समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे, अभी विभवांतर के बारे में इसके बाद जस्ट टॉपिक विभवांतर के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग विभवांतर पढ़ने के बाद और आगे चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी जल्दी इस चैप्टर को हम लोग 3 से 4 दिन के अंदर इसको खत्म करना है और इस पर क्वेश्चन करने हैं हमको। इसी तरीके से बेटा आप लोग जोश बना के क्रांति बैच में लगे रहिए, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो पाएगा आप लोग जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, आपका टेस्ट चलेगा ही संडे टू संडे, और भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो बच्चों बहुत त्यौहार मना लिए, अब आप लोग उसमें आ जाइए और क्लास को ज्वाइन करिए, बैच को ज्वाइन करके अपनी क्लास कंटिन्यू बनाए रखिए, अब देर न करिए, ठीक है। हनुमान चालीसा में कहा होता ना, अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करो गुरु अंतर्यामी। तो फिर देर करेंगे तो फिर वही करेंगे आप लोग, लास्ट में जब एग्जाम आएगा तो कहेंगे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उससे बढ़िया है कि उसी में हनुमान चालीसा, आपन तेज समारो आप तीनों लोग हाथ से कांपे। तो आप लोग अब अपना तेज संभारिए, आपको तेज अपना अपने से संभालना पड़ेगा, ठीक है। अब लास्ट में राम राम जपेंगे बैठ के कि अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करो गुरु अंतर्यामी। तो भगवान कहाँ साथ देंगे, जब आप मेहनत करेंगे। कर्म ही आपका पूजा होता है, आपका भी कर्म क्या है, पूजा करना। आपका क्या है अभी, पूजा कर्म है, आपका एग्जाम है, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम लोग बिंदु आवेश के कारण, विद्युत विभव, ठीक है, ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कल की डेट में, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही आप लोग बने रहिए, अभ्युदय एकेडमी क्लासेस आपके साथ है बच्चों। थैंक यू बच्चों।